नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज एक ऐसे मामले की बात करेंगे जो तकरीबन 17-18 साल पहले न केवल देश की सुर्खियों में सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर, हैरत अंगेज खबर बना था, बल्कि दुनिया में भी इस तरीके के मामले कम ही आए होंगे। बात साल 2006 की है। देश भर में सनसनी फैला देने वाले नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और उनके मालिक मनिंदर सिंह पंढेर को जो तमाम मामले थे उनमें बरी कर दिया है। कोली को 12 मामलों में और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में जो फांसी की सज़ा मिली थी लोअर कोर्ट से, सीबीआई कोर्ट से, गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट से, उसको हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए, जो सज़ा गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी उसको रद्द करते हुए दोनों आरोपियों को सभी मामलों में बरी कर दिया। इस घटनाक्रम के बाद इसकी संभावना प्रबल है कि 17 अक्टूबर को दोनों आरोपी 17 साल के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। हम कोर्ट के किसी फैसले पर ना तो सवाल उठा रहे हैं और ना ही हमारी ऐसा करने की जरूरत है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है निठारी कांड का, या जो पीड़ित पक्ष हैं जितने, उसका क्या, उसको न्याय कैसे मिले, उसके न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा। इतने सारे जो सीबीआई ने जो चार्ज फ्रेम किए थे उसमें 40 पैकेट्स में मानव अंग बरामद हुए थे। कई लड़कियां गायब थी निठारी की। एक बच्ची जो सिलाई का काम कराने टेलर के यहाँ गई थी, उस पर भी पंढेर के घर गई और वो भी लापता हो गई। कई बच्चियों की लाशें मिली। उस परिवार ने चीख चीख कर कहा कि उसकी ही बच्ची नहीं, पंढेर और उसके नौकर कोली ने कई तमाम मासूम बच्चियों की जान ली है। नार्को टेस्ट में तो कोली ने खुद स्वीकार किया था कि वो मानव अंगों को पकाकर खाता था। अब नार्को टेस्ट की न्यायिक रूप से कितनी महत्व है उसका, कितनी उसकी सह है, ये बात अलग है। लेकिन हम आज सवाल इस बात पर उठा रहे हैं कि क्या कमजोर अभियोजन के चलते ऐसा हुआ है क्या। न्यायालय की भी जिम्मेदारी है कि वो उन कमजोरों, शोषितों, पीड़ितों को नैसर्गिक न्याय प्रदान करे। कार्यपालिका, विधायिका और सो कॉल्ड चौथा स्तंभ हम सब पत्रकार, सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम जिन लोगों को न्याय नहीं मिला उनको न्याय मिलना चाहिए। मंथन में सवाल यही कि क्या कमजोर पैरवी से निठारी के हैवान बरी हो गए या फिर कुछ और। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने रिम्पा हल्दर मर्डर केस में और जो अन्य मामले थे उसमें मनिंदर सिंह पंढेर, जिसकी कोठी है निठारी में, नोएडा का वो सेक्टर 30 कहा जाता है, वहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। निठारी से कंकाल निकलते रहे। उस वक्त एसएसपी आरकेएस राठौर हुआ करते थे। आज हमने उनसे संपर्क किया था, लेकिन चूंकि कुछ पारिवारिक कारणों से वो हमारे साथ आज नहीं हैं। वो रिटायर हो चुके हैं आईजी होकर, बहुत बेहतरीन पुलिस अफसर। और उसके बाद सीबीआई की जांच में बहुत सारे मामले निकले। हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया है। सुरेंद्र कोली 12 मामलों में उसको फांसी की सज़ा मिली थी, अपील दाखिल की, जबकि मनिंदर पंढेर ने 2 मामलों में सज़ा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मनिंदर सिंह पंढेर और उसके खिलाफ 2 अपीलों को बरी कर दिया गया। उसके बाद कुल 6 मामले थे जिनके आधार पर सभी को बरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया है,
जैसा कि हम भी इस बात को कह रहे थे। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। हालांकि रिम्पा हलदर मर्डर केस में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा को बरकरार रखा था और इन्हीं को एक तरीके से उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। इन्हीं सबूतों के आधार पर रिम्पा हलदर जो मर्डर केस था, दोनों को फांसी की सजा मिली थी। अर्जियों पर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 15 सितंबर को ही अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस एस.एच. नकवी की डिवीजन बेंच ने खंडपीठ ने सुनाया था फैसला। साल 2006 में खुलासा हुआ था। ये आपको मसला बता दें कि जो पंढेर हैं और इन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में तमाम तरीके की दलीलें दी गई थी और तमाम सीबीआई ने तमाम गवाह और परिस्थितिजन्य सबूत के आधार पर सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और फांसी की सज़ा दी गई थी। हमें अच्छी तरह याद है कि बहुत सारे फांसी की सज़ा के बाद कुछ लोग राष्ट्रपति के पास भी गए थे, लेकिन राष्ट्रपति तत्कालीन प्रणब मुखर्जी ने साफ कह दिया था कि नहीं, ये बहुत गंभीर मामला, इसमें कोई दखल नहीं देने जा रहे हैं। वो फांसी की सज़ा को रद्द किए जाने की अपील लोगों ने की थी और उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने ये निर्णय दे दिया है। अब सीबीआई लगातार पूरे मसले की लीगल जानकारी ले रही है और वो सीबीआई ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ। सीबीआई को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 तरह के पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई थी पंढेर की कोठी में, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार के लोग खूब तलाशने के बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत की गई, पुलिस थाने में करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे बड़े नाले में कई कंकाल पाए गए थे। इस तरीके के मामले पूरे निकल कर आए थे और अब इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष कह रहा है कि मोदी और योगी सरकार से गुहार लगाई है कि इन दोनों को फांसी जरूर दें, माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। मृतक बच्ची की मां ने साल 2006 में पूरी घटना बताई। इसके बाद इस पूरे सनसनीखेज, हैरत अंगेज और बेहद हैवानियत वाले इस निठारी कांड का खुलासा हुआ था। कुल मिलाकर बच्ची की मां का जो कथन था उसके मुताबिक मां ने बताया कि उनकी बेटी सिर्फ 10 साल की थी और वह कोठी के पीछे सिलाई वाले के पास गई थी। जब काफ़ी देर तक नहीं लौटी तो उन्होंने खोजबीन की, लेकिन बच्ची नहीं मिली। वो पंढेर के दरवाजे से निकले, वहाँ पर पंढेर और कोहली दोनों खड़े हुए थे और बच्ची के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली। वो खोजती रही मगर दोनों बार भी उन्हें बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। नौकर सुरेंद्र कोहली और मालिक जो कोठी का है मनिंदर सिंह पंढेर ने, उनका कहना है कि मेरी बच्ची को कमरे के अंदर कपड़े देने के बहाने बुलाया और कोठी के अंदर ही मार डाला। इसके अलावा कई अन्य बच्चियों को भी मारा गया। इस महिला का दावा था कि 19 कंकाल कोठी के अंदर मिले हैं। निठारी गांव दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर आ गया था और दर्जनों लड़कियां वहां से गायब होने लगी थी। इसके वहां पुलिस भी लगातार परेशान थी। कोहली पर आरोप है कि वो लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म, उनकी हत्या कर दी जाती थी। इतना ही नहीं, उसके बाद बड़ी बेरहमी से लाश के टुकड़े बाहर फेंक दिए जाते थे। ये बेहद डरावना। कोहली ने लड़कियों के शव को खाने की बात भी कबूली थी, जैसा हमने नार्को टेस्ट में कहा। सीबीआई ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीबीआई के वकील संजय कुमार यादव ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर कोहली को फांसी की सजा पर मुहर लगाई। ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला हैरान करने वाला है। जजमेंट का अध्ययन करने के बाद सीबीआई की लीगल विंग को इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की सिफारिश की जाएगी। और मनिंदर सिंह पंढेर के वकील मनीषा भंडारी ने कहा कि निठारी कांड में दोषी मनिंदर सिंह पंढेर, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ 2 अपीलों में बरी कर दिया है। वही पूरी जानकारी उन्होंने दी है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मसला है। इसमें कुछ इनपुट हमारे पास पुराना है, वो आपको हम पहले सुना देते हैं और उसके बाद आज हमने इस फैसले आने के बाद हमारे सहयोगी नोएडा के हमारे सहयोगी मुनेंद्र शर्मा उस डरावनी कोठी में गए, वहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, वो भी जरा सुनिए। जब पंढेर और ये कोहली पकड़े गए हैं तो वीर पंढेर ने कबूल ये किया है, कहता हम जो है
फूल और खिलौनों के बहाने से बच्चे बुलाते थे। उसने खुद कबूल किया और इनका जो वो क्या करते हैं वो बनाया है पुलिस वालों ने, इसकी रिकॉर्डिंग जी वीडियो बनाई है जी सीडी बनाई है। अब वो कहाँ रखी है, कहाँ दी, क्या नहीं, वो बीपी सिंह और कमल सिंह यादव और सीओ, ये 3-4 ने वहीं पे मौके पे रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड किया। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर वो छूट जाए, लेकिन भगवान उनके साथ जो छोड़ रहा है और कहता कोई प्रूफ नहीं मिले, उनके साथ सजाए से भगवान दे, भगवान से वो बच के जाएं तो पता लगेगा। हम तो दुखी है ही है, लेकिन भगवान उनको दुखी करेगा। जब वो दोषी नहीं थे तो उसका घर में दुनिया भर कंकाल, हड्डियाँ, सर निकले, ये कहाँ गए, कहाँ से आए थे जी। अब दोषी नहीं है। जब पूरा पैसा पहुंच गया अच्छा सा, तो अब दोषी नहीं है जी। भाई, दोषी नहीं है तो पहले से क्यों रखा है। चैनल के माध्यम में कहता हूँ, बस अब कोई पे भरोसा नहीं रह गया, खाली भगवान पे है, भगवान सजा देगा। निठारी मामले में आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को, जो उन पे फांसी की सजा का मामला था, उसमें भी आज बरी कर दिया है। तो उसी जगह पर हम आज खड़े हैं, जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वही कोठी है जो आज खंडर बन चुकी है। और खंडर के रूप में आप देख पा रहे हो, कभी इसमें बड़ी रौनक हुआ करती थी। 2006 में जब यहाँ पर ये मामला सामने आया तो उसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। उन्हीं पीड़ितों में से उनके 2 परिजन हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनके साथ हुआ और आज के फैसले से वो कितने सेटिस्फाइड हैं। जी, आपका क्या नाम है मैडम? मेरा पूजा नाम है जी। पूजा जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि उनको जो भी वो सुनाया है वो गलत सुनाया है जी। और उनको फांसी होनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने बच्चों को या बड़ों को जिस तरह से मारा, तो उनको भी फांसी होनी चाहिए थी। ये जज ने बहुत गलत किया है कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे छोड़ने का मतलब है कि वो और एक नया कांड करेगा, तो इसका गलत है। इसको केस को चाहे आप ओपन करके दोबारा से उसको अंदर करके जो भी करना चाहे जज, ये जायज़ है, पर बाहर छोड़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की घर की बेटी गई है, तो हम ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि उसे छोड़ा जाए। इसमें कौन था जो कि आपके घर से था? मेरी ज्योति थी, ननद। आपकी ननद थी। जी। तो आपको लगता है कि आज उसके साथ न्याय नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं, कोर्ट के इस मामले को फिर से खोलना चाहिए? खोले या फिर इतना तो गवाही की ज़रूरत नहीं है। मैं जो देख रहे, हमें जो लगता है कि सब कुछ तो सबूत उसमें कोठी से खुद ही मिले हैं और सब कुछ मिला है, तो फिर सबूतों की ज़रूरत नहीं है। पर वही है कि जिसका पैसा उसी का ही कानून हो गया है। जी, आपका कहना है कि पैसे ने कानून को खरीद लिया, बदल दिया। हाँ जी, पैसे ने ही कानून को बदल दिया, नहीं तो जो कल होने वाला था वो एक दिन पहले कैसे बदल गया, जो 17-18 सालों में नहीं बदला, जो 17-18 सालों में नहीं बदला। जी। तो दिसंबर 2006 की घटना है ये, तब आप क्या करते थे यहाँ पर? तब मैं तो अभी 14 से हूँ, शादी करके जब आई हूँ। और उससे पहले हम जब दिल्ली थे तो हमें पता था कि यहाँ पे निठारी कांड का मतलब मैटर हमने भी सुना था, पर जब हम यहाँ आए, जब हमने सब कुछ अपने आंखों से देखा, तब हमें अलग से फील हुआ कि यार हमारे खुद के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, सब कुछ है, सेफ था। जब हमारे पापा बताते थे कि वो कोर्ट में है, वो बंद है, ये है, वो है, क्योंकि वो हर तारीख पे जाते हैं। पर अब जो हमने आज सुबह सुना, तो उसको सोच के भी हमें डर लग रहा है कि कल जब सुबह मेरे बच्चे यहाँ से जाएंगे तो हम उन्हें कैसे छोड़ेंगे। अगर हम जॉब से नहीं आ पाए, कुछ भी है, तो हमारा बच्चा कैसे जाएगा यहाँ? एक बार कैमरे के सामने आए तो देश की जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लोग मिलके उसको फांसी होनी चाहिए, जैसे भी करके सभी लोग बोलें और सब कुछ करें उसको, चाहे केस ओपन हो या जो भी करके उसको फांसी होनी चाहिए। जी, पीड़िता के परिवार चाहते हैं कि केस फिर से ओपन हो और मनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा दी जाए। बहुत बुरा महसूस कर रहे हैं। अगर इसी जगह हमारी बच्ची थी तो मनिंदर ने मार डाली, तो मनिंदर को जज ने उसको बरी बता दिया। सर, 2 जजमेंट्स आए हैं, 2 अपील्स थी, यानी 2 रेफरेंस थी, जिसमें फांसी हुई थी सेशंस कोर्ट गाजियाबाद से। दोनों मुकदमों में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनिंदर सिंह पंडेर को बरी कर दिया है।
बाइज्जत बरी कर दिया है। सुरेंद्र कोहली को भी बाकी जितने भी अपीलें यहाँ पर थी सब में बरी कर दिया गया। कितने केसेस में अपील की गई थी और कितने में कोहली में मेरे ख्याल से 14 के आसपास थी, 14 थे शायद, हाँ 12-14 नहीं मिलाकर 12 या 14 देवर 14 केसेस, तो सब में बरी कर दिया गया है। और पंडेर के खिलाफ सिर्फ 2 थी, तो उन दोनों में बरी कर दिया। तो ये मतलब बरी कर दिया गया, मतलब कोई सजा नहीं है अब कोई सजा नहीं है। सेशंस कोर्ट का जो जजमेंट है उसे रिवर्स करके एक्विटेड। अब ये जेल से बाहर आएंगे। कितने केस थे मुनिंदर सिंह पंडेर पे? कुल टोटल कितने? टोटल 6 केसेस थे सर, जिसमें से एक तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था, बाकी 3 में नीचे कोर्ट सेशंस कोर्ट से बरी हो गए थे, बचे 2 में फांसी थी, उन फांसी हाँ अब उनमें भी हो गए। तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी से जल्दी बाहर आएंगे। सुना आपने, वकील की अपनी दलील है। वो कह रहे हैं कि भाई पहले 3 मामलों में सेशन कोर्ट में ही बरी हो गए थे। रिम्पा हल्दर वाला मामला था जिसमें फांसी की सजा दोनों को दी गई थी 2 मुकदमों में, और उसको आज रिवर्स कर दिया हाई कोर्ट ने। बचा क्या है? बचा यही है कि खुली हवा में वो सांस लें। सीबीआई लाख कुछ कहती रहे, लेकिन कोर्ट तो सबूतों के आधार पर ही चलता है ना। एक पहलू ये है। दूसरा पहलू आपने देखा कि 17-18 साल बाद हमारे सहयोगी मुनेंद्र शर्मा वहाँ थे। मैं कहूँगा कि मुनेंद्र को भी अभी जोड़ा जाए हमारे साथ में। मुनेंद्र शर्मा लगातार वहाँ पर आज काफ़ी देर तक थे। उन्होंने कुछ लोगों से बातचीत की और उन लोगों से बात की। एक महिला को आपने सुना, उनकी बच्ची वही महिला है जिनकी का हम जिक्र कर रहे थे कि उनकी 10 साल की बच्ची 17 साल पहले गायब हो गई थी। 2 और बच्चियां गायब हो गई थी। इन्हीं महिला की शिकायत पर यह पूरा मामला खुला था। वो कह रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगा रही, कह रहे हैं भाई किसी असरदार व्यक्ति की बेटी होती तो क्या वो वैसे छूट जाती? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल है कि क्या उसके लिए भी सीबीआई या बाकी लोग ऐसे ही पैरवी करते? क्योंकि कोर्ट तो सबूतों पर चलता है। इसी तरीके से एक और महिला जो पीड़ित पक्ष थी, उन्होंने इस बात को कहा कि उनकी ननंद की हत्या कर दी गई थी। 17 साल बाद भी ये खौफ है। वो कह रहे हैं कि मैं कामकाजी महिला हूँ, काम करने जाती हूँ, अब मेरी छोटी बच्ची है, अब भी मुझे इस बात का डर लगा रहेगा अगर पंडेर खुली हवा में सांस लेकर इसी कोठी में रहता है तो। देख सकते हैं, अगर कोई घटना होती है, चर्चा में आती है, सुर्खियों में आती है, तो ये नेता बड़े बड़े दावे करते हैं, सिस्टम दावे करता है कि फांसी के फंदे तक पहुंचा कर रहेंगे। यहाँ फांसी के फंदे से दोनों लौट आए। नार्को टेस्ट के दौरान कोहली का एक बयान जिसमें उसने कबूल किया था। अब नार्को टेस्ट की विश्वसनीयता कितनी है तो जो विशेषज्ञ जुड़ेंगे वो बताएंगे, लेकिन बयान सुनिए। घटी है उसके साथ मैंने बता ही दिया कि मैं कोई ना कोई बहाना करके अंदर ला करके उसको मार के उसके साथ बलात्कार करके और उसके बाद उसको काट पीट के फेंक देता था। बहुत पीड़ा बहुत है। और इसने कहा कि हाँ, किस तरीके से उसने मांस को पका के खाया नार्को टेस्ट में। 2006 में इस देश के बहुचर्चित निठारी कांड के दोनों आरोपियों को एक तरीके से मुक्ति मिल गई है। वो बरी कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को उलट दिया है, जिनमें उन्हें फांसी दे दी गई है। पूरी तरह बरी कर दिए गए हैं। वो कुछ 1-2 दिन में वो खुली हवा में सांस लेंगे। इसकी संभावना ज़्यादा है कि 17 तारीख को अक्टूबर को वो छूट जाएंगे। ये अपने आप में भारत में जो व्यवस्था है, जो जांच की व्यवस्था है, जो अभियोजन की व्यवस्था, उस पर प्रश्न चिन्ह है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ गया है। इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। जिस वक्त ये कांड हुआ, भदौरिया जी ने बहुत सारी रिपोर्ट अपने अखबार अमर उजाला में प्रकाशित की। वो उस वक्त अमर उजाला मेरठ के संपादक थे और मेरठ के अधीन ही नोएडा आता था। तो जाहिर सी बात है कि आलोक जी इस मसले को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बहुत गहराई से वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ IAS अधिकारी रहे पूर्व प्रमुख सचिव गृह RM श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और
अपने निर्णयों के लिए जाने जाने वाले, अपने कठोर निर्णयों के लिए जाने जाने वाले पूर्व जज बी.डी. नकवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नकवी साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। हमारे साथ मुनेंद्र शर्मा उसी कोठी के सामने से जिस कोठी में इन हैवानों ने तमाम बच्चों को रेप करके मार डाला सीबीआई की चार्जशीट के हिसाब से, और उसी आधार पर सीबीआई कोर्ट ने इनको फांसी की भी सज़ा दी थी, वो उसी कोठी के सामने निठारी गांव से मुनेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पीड़ित पक्ष भुक्तभोगी दुर्गा प्रसाद हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं निठारी से। दुर्गा जी, बहुत अफसोस के साथ में मैं कह रहा हूं कि शायद आप लोगों को न्याय नहीं मिला। अब वजह क्या है, हमारे लोग बहुत सारे जो पैनलिस्ट हैं वो बताएंगे। ओपनिंग कमेंट दुर्गा प्रसाद जी का। दुर्गा प्रसाद जी, इस फैसले के बाद क्या कहेंगे आप? फैसले के बाद सर हम तो यही कहेंगे, आपको एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी तक तो ये था कि चलो लोग विश्वास करते थे कोर्ट के ऊपर कि अगर पुलिस या जांच एजेंसियां अगर सही नहीं करेंगी तो हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है, कोर्ट हमें मतलब इंसाफ दिलाएगा। लेकिन सर अब कोर्ट से भी ये उठ गया है। आपको बताऊं, छोटी सी हम गाजियाबाद में आपको बताऊं, एक महीने में कम से कम 4-4, 5-5 बार बयान होता था, हम जाते थे लोअर कोर्ट में। और एक स्टार्टिंग में ये जब केस गया था गाजियाबाद में, तो उस समय पंडेर के और कोहली के जो वकील होते थे, तो इनका ये होता है कि मतलब विक्टिम से कई बार जो है मतलब घुमा फिरा करके सवाल करने के लिए। लेकिन उस समय के जो जज साहब थे, एक लेडी थे, मतलब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जज जी जो थे उन्होंने नहीं, कोर्ट का सम्मान करिए, कोर्ट का तो सम्मान करना ही है, लेकिन अपनी बात भी रखिए, बोलिए। हाँ, तो वही जो लेडी जज थे रमा जैन जी, वो सीधा डांट देते थे पंडेर के वकील को, कोहली को, कि बार बार घुमाने की जरूरत नहीं, एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, आपको जो भी करनी है आप उसके बयान में देख के कीजिए, ठीक है। तो हमें तो सर कोर्ट के ऊपर पूरा है, लेकिन बशर्ते जांच एजेंसियां जो सीबीआई हुआ या पुलिस वाले हुए जो जांच किया इन्होंने, इनमें जी बहुत वाली कमी थी। इसकी वजह से हमें पूरा न्याय नहीं। इस फैसले के बाद आपको मतलब कहीं लग रहा है कि आगे आप लोग जाएंगे, सीबीआई कह रहे कि हम आगे जाएंगे, लेकिन इस फैसले के बाद आपको लगा क्या, वास्तव में जो फीलिंग आती है वो क्या लगा? जैसे जिस समय 29 दिसंबर को जिस समय केस खुला था, जितना धक्का लगा था उतना ही धक्का इस समय भी लगा है। ठीक बात है। दुर्गा प्रसाद जी बने रहिए, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रमुख सचिव गृह भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अभी नकवी साहब चूंकि जज रहे हैं, पूर्व जज हैं, उनके पास जाऊंगा। नकवी साहब, ओपनिंग कमेंट चूंकि हाई कोर्ट का फैसला है तो फैसले पे तो कोई कमेंट नहीं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे मामले, निठारी कांड तो चर्चित था, ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरों के बारे में लोग जिसे भी हम बात करेंगे कि कैसी खबरें, लेकिन पूरे देश ही नहीं दुनिया में इस तरीके का ये मतलब कुछ ही मामले इस तरीके के प्रकाश में आए होंगे। नकवी साहब जी सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलें। इंसाफ की भीख कैसे मिलती, कानून शहादतों में गुम था, एक शायर ने ये बात कही थी। तो ये तो उन जैसाब के लिए ये शेर मैंने पढ़ दिया, लेकिन बहुत अफसोस है, बड़ी शर्म सी आ रही है। मैं क्या बताऊं कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था, और इसमें सर्कमस्टेंसेस हमेशा सच बोलते हैं। ये कहा जाता है, जो हमने पढ़ा है, इंसान झूठ बोल सकता है, सर्कमस्टेंसेस सच बोलते हैं। ये इंसान जो कोहली है, ये कैनिबल था, कैनिबल जिसको कहते हैं अंग्रेजी, इंसान का मांस खाने वाला कैनिबल इसको हम कहते हैं, ये था। ये सारी एविडेंसेस जो थी, जितना मीडिया पे आया, जितना हमने सुना, जितना लोगों ने सुना, उसके हिसाब से ये केस जो था वो बिल्कुल ही एक कन्विक्शन का था। सेशन जज ने कन्विक्शन किया है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं, सारी एविडेंसेस भी किया है। अब सेशन जज का फैसला गलत है या इनका, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या कहा जाए। हमारा कानून यह है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें सच में भी सजा होती है। अगर आप सच भी कहेंगे कोर्ट के खिलाफ तो कंटेम्प्ट में, ये अंग्रेजों पुराना कानून है जिसको शायद अमेंडमेंट की जरूरत है कि भाई कम से कम सच तो एक डिफेंस हो। तो इस मुल्क में हम रह रहे हैं, क्या करेंगे उस आप हाई कोर्ट जज का? इम्पीचमेंट से निकाल सकते हैं आप उसको कौन सा डर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज को ये डर होता है कि उसकी कंप्लेंट होगी, हाई कोर्ट उसे निकाल देगा, सस्पेंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। हाई कोर्ट जज का आप क्या बिगाड़ेंगे, बताइए मुझे आप। मतलब इस सिस्टम से एक सवाल है जो लोगों के लिए है
अब क्या कहा जाए? आप, मेरी आवाज नहीं, आपकी आवाज पहुंच रही, बोलिए। पहुंच रही? अच्छा, तो हमने कई केसेस पर डिस्कशन किया है आपके साथ। एक हमारे होम मिनिस्टर का मामला था, और भी ये चीजें थी। तो इस मुल्क के अंदर हम बराबर डिस्कशन करते रहे। काश ऐसे मुकदमे भी, ऐसे केस में भी हम डिस्कस कर लेते जिसमें इंसाफ हुआ होता। काश हमें एक मौका मिलता जो लगातार। नकवी साहब, कहीं और डिस्कस नहीं हो रहा। हमने देखा, पूरे देश भर को देखा हमने, निठारी पे कोई खबर नहीं है, चला के लोग निकल गए, खबर चला के निकल गए, डिस्कशन नहीं है कहीं। जी, कहीं डिस्कशन नहीं होगा। अब यही अब क्या कहा जाए, मतलब पूरी गवर्नेंस में जब ऐसे लोग हैं, हमारे मुल्क की गवर्नेंस में जब इस तरह के लोग आ गए हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर ठीक है भाई, चीजें कन्वीनियंस से चलती अच्छा नकवी साहब, एक बड़ा मेरा बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी ऑफ द स्क्रीन हम बात कर रहे थे आलोक जी से, हमने हवाला दिया कि भाई वो नार्को टेस्ट में वो कह रहा कि हमने ऐसे उबाल कर मांस खाया। तो आलोक जी ने सवाल उठाया कि भाई नार्को की कानूनी वैधानिकता कितनी है? ये जरा इस प्रश्न का उत्तर आप दे दीजिए। मैं ये बता दूं आपको कि ये एडमिसिबल एविडेंस है, ये बिल्कुल एडमिसिबल नार्को एविडेंस। ये इस पर कॉन्करेंट जजमेंट आ चुके हैं कि नार्को की जो एविडेंस होगी, जो टेस्ट होगा, वो एक एडमिसिबल एविडेंस है। ये मेरे कहने से नहीं, बल्कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कई जजमेंट्स आए हैं। वो बिल्कुल एडमिसिबल है साहब। आप अच्छा ये बताइए कि उस घर के अंदर कंकाल मिले हैं, उस घर का नौकर और मालिक का जिम्मेदार नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? Who is responsible? Things speak for itself. ये चीजें जो हैं अपने आप में बोल रही हैं, उस पर आप जिम्मेदारी किस पे शिफ्ट करेंगे? मेरा ये सोचना है कि अगर कम से कम लाइफ सेंटेंस में तो कर सकते थे कन्वर्ट, अगर इतना भी करते तो भी आई थिंक ये ठीक होता। भाई लोगों ने ऐसे पहले शुरुआती खबर यही आई थी चैनलों में, यही खबर ब्रेक हुई कि भाई उस सजा को जो फांसी थी उसको उम्र कैद में कर दिया गया। लेकिन मैं अभी वकील को सुन रहा था, मनीषा भंडारी को, कह रहे सारे मामले में बिल्कुल दोष मुक्त, खुली हवा में सांस लेंगे दोनों। ये बहुत अजीब सी है, हमेशा लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो हमने थोड़ा सा जो भी पढ़ा है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज हमको, हम ये नहीं कहेंगे हमें बहुत नॉलेज है, लेकिन जो कुछ भी हमारा तजर्बा है, जो कुछ भी नॉलेज है, जो जुडिशियल कॉन्शियस, इट्स अ मैटर ऑफ जुडिशियल कॉन्शियस, मतलब इट्स बिल्कुल आप ये देखें कि कुछ कहने को नहीं है, हमारे पास जबान नहीं है। जो लोगों ने कह दिया, इतनी बातें कह दी, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है। नकवी साहब बने रहिए, मैं श्रीवास्तव साहब को चर्चा में शामिल कर लूं। बहुत सारे और भी प्रश्न हैं आपसे। श्रीवास्तव जी, आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के बहुत ही अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी आप रहे हैं, और गृह जैसा महत्वपूर्ण विभाग का संचालन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने किया है। एक तो प्रारंभिक टिप्पणी इस पूरे घटनाक्रम पर, श्रीवास्तव जी। पहला तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान करे ऐसी अदालतें प्रत्येक हत्या आरोपी को मिले। क्या कहना है साहब इसमें? मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस समय निठारी कांड हुआ, उस समय भी मैं गृह विभाग में सचिव के तौर पर कार्यरत था, और इसमें पूरी जानकारी है मुझे, क्योंकि ये ऐसा केस था जिसको एक होनहार सब इंस्पेक्टर ने सिम कार्ड की लोकेशन से ढूंढा था जी। नहीं तो इन लोगों ने तो कोई अपनी तरफ से कोई एविडेंस छोड़ी ही नहीं थी। अब किसी तरह से खोद खाद करके एविडेंस निकाली गई, तो अब उसमें तो लगता है कि भैया जो सेशन जज साहब हैं, जिन्होंने अपना मर्यादा का पालन करते हुए इनको सजा सुनाई थी, उनको तो ट्रेनिंग पर जाना चाहिए। उनको हाईकोर्ट के जज साहब से, माननीय उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के जज साहब से डायरेक्शन लेके फिर से ट्रेनिंग, एविडेंस के किस तरह देखा जाता है उस तरह से देखना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमने अपने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि अपने फौजदारी मामलों में एविडेंस, सबूत का स्तर इतना ऊंचा कर दिया है कि उसको पाना लगभग असंभव हो गया है। जो एंग्लो सैक्सन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इतनी उच्च स्तर नहीं है। और कम से कम अब एक बात यह है कि इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कम से कम आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव हो रहा है, एक स्वागत योग्य चीज है। लेकिन उसमें भी अब राजनीति हो रही है, और कई राजनीतिक दल, सभी नहीं, कई राजनीतिक दल उसका विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे मामले होते रहेंगे तो कैसे होगा? आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा बीना रमानी के ट्रांजिडेंट कोर्ट के मामले में, जहां पे मनु शर्मा के बेटे ने शराब न मिलने पे गोली मार के हत्या कर दी थी उसके बेटे की, और
न्यायालय ने छोड़ दिया था उनको कि जाइए साहब घूमिए फिरिए। जब पब्लिक प्रेशर पड़ा, जब वो इंडिया गेट पर पब्लिक प्रेशर पड़ा, तब जाके दोबारा सुनवाई, तब अपने आप ही दोबारा सुनवाई होगी। और आज तक वो जेसिका लाल मर्डर, नो वन किल जेसिका, जेसिका को किसने मारा पता ही नहीं चला। बीना रमानी की जो बेटी थी जेसिका रमानी, उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जेसिका लाल जी। गरीब की बेटियां हैं तो कोई सुन ही नहीं रहा। अगर वो भी बीना रमानी की तरह, क्योंकि जिस समय यहाँ पर हत्याकांड हुआ उस समय एडिशनल कमिश्नर पुलिस, जो बाद में पुलिस कमिश्नर हुए दिल्ली के, वो थे वहां पे, उनकी गवाही थी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाया था। सीबीआई जो टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसकी बात माननी उच्च न्यायालय नहीं मान रहे। ये तो समझ में नहीं आ रहा है। श्रीवास्तव जी मैं आऊंगा, चूंकि मनीषा भंडारी पंढेर की वकील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। मनीषा जी स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो कौन से कारण थे जिसमें हाई कोर्ट ने आपके मुवक्किल को राहत दी और जो सीबीआई कोर्ट का पूरा जो उनको जो सजा सुनाई गई थी उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। वो कौन से कारण से, वो कौन से तत्व थे? अभियोजन पक्ष की तरफ से कमजोरी थी, सीबीआई ने आरोप झूठे मढ़े थे, क्योंकि ये कोई साधारण मसला नहीं था। और क्या वो सब सारी लाशें, कंकाल जो भी था वो फेक था? सर, लाशें कंकाल कहाँ पे मिली पहले तो ये बता दें। आप सबने इतना पढ़ा है तो ये भी देखा होगा कि लाशें कंकाल घर से तो मिली नहीं थी, पहली चीज। दूसरा, आप कह रहे सीबीआई का केस और सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन गलत था, ये तो था ही नहीं। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही था, क्योंकि सीबीआई ने हमारे खिलाफ चार्जशीट तो दाखिल ही नहीं की थी। कौन से मुकदमे में पंडित के खिलाफ चार्जशीट आई है? और ये अचानक से 2006 के बाद 2023 में हर किसी को इतनी तकलीफ है, इतने सालों में किसी ने ये पलट के देखा कि एक आदमी जिसके खिलाफ चार्जशीट नहीं है, इसके खिलाफ मुकदमा नहीं है, उसको 319 की समनिंग पे पिछले 17 सालों से जेल में रखा गया। इस बात पर ये जजमेंट देकर कि उसका नौकर था इसलिए उसको सजा होनी चाहिए। किस बात पे कन्विक्शन हुआ था किसी ने देखा? क्या सर्कमस्टेंसेस थे जजमेंट के कन्विक्शन के? 3 मुकदमों में तो सेशन कोर्ट ने बरी किया है, एक मुकदमे में 2010 में हाई कोर्ट ने बरी किया। आज 2 मुकदमे इसलिए तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि सीबीआई के केस को कोर्ट ने सही माना है। सीबीआई ने क्या कहा है? सीबीआई ने तो हमेशा ये कहा है कि आदमी वहां था ही नहीं। मनीषा जी बिल्कुल ठीक करें। आज जरा पिन पॉइंट बताइए, कोर्ट ने क्या कहा, क्या कह के रिवर्स कर दिया, जरा वो भी दर्शकों को हमारे बता दीजिए। लिखा है, जजमेंट अभी अपलोड हुआ है, लेकिन मैं आपको वो बता सकती हूँ जो हमने आज किया था। बताइए, कृपया बताइए। आर्गुमेंट बहुत सिंपल सा था कि जो सर्कमस्टेंसेस सेशंस कोर्ट ने दिए हैं वो दो फोल्ड है। एक ये कि ये मेरा नौकर था, दूसरा ये कि मेरा घर था। ये बात सेशंस कोर्ट ने भी मानी है कि मैं उस वक्त यहाँ नहीं था ना। मैं जितने भी समय ये इंसिडेंट हुए हैं, और ईश्वर की कृपा रही है कि मैं यहाँ नहीं था। मैं बात पंडित साहब की कर रही हूँ। कहीं पर भी कोर्ट ने किसी भी सेशन कोर्ट के कन्विक्शन में नहीं कहा कि पंडित की इसमें संलिप्तता थी, कहीं पर भी नहीं है, एक शब्द नहीं है। हमेशा ये कहा गया है कि चूंकि आपका घर था, आपके नौकर ने किया था, आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अच्छा मनीषा जी इसका मतलब ये है कि जो पूरा कुछ था, चाहे पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, सब इन लोगों का रचा हुआ षड्यंत्र था पंढेर और कोहली के खिलाफ। सर, कोई षड्यंत्र मैं कैसे कह दूं सीबीआई का था, जब सीबीआई ने मेरे नहीं, सीबीआई नहीं कह, मान लो पुलिस ही है, पुलिस ने ही गलत चीजें कही, पंढेर साहब को फंसा दिया और वो 17 साल तक उनके मानवाधिकारों का हनन होता रहा, उनकी जमानत नहीं हुई, वो अंदर जेल में बुरी स्थिति में थे। जमानत हुई ना, हाईकोर्ट नहीं दी सर जमानत, इसी हाईकोर्ट ने दी थी। और दोबारा वो तब सरेंडर हुए थे जब इन 2 मुकदमों में उनको सजा हुई थी। रिम्पा हल्दर मर्डर केस में ना, रिम्पा हल्दर मर्डर केस में 2010 में बरी हो गए थे जी। सीबीआई की कोई अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं गई थी। जो सीबीआई तो आपके मुताबिक ये केस ही नहीं था, कोई कुल मिलाकर कुछ दम ही नहीं था इसमें, बेवजह उनको डिटेन किया गया। सेशन कोर्ट सर, मेरे मुताबिक नहीं, मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ, मैं जजमेंट की बात कर रही हूँ। जजमेंट ये था कि आपका नौकर है, उसने किया होगा या किया है, इसलिए आपको फांसी की सजा सुनाई जाती है।
मनीषा जी, एक नार्को टेस्ट पड़ा हुआ है कोहली का, उसकी क्या वैधानिकता है? वो क्या कोहली ने क्या ऐसा ही कह दिया, क्या मसला है उसका? सर, मैं कोहली के नार्को टेस्ट पे कमेंट क्यों करूं? मैं कमेंट करूंगी पंडेर के नार्को टेस्ट पे, मैं कमेंट करूंगी पंडेर की ब्रेन मैच। राहत तो दोनों को मिली ना सर। मेरा दोनों अलग अलग जजमेंट है, आप एक बार पढ़ तो लीजिए। नहीं, मैंने अभी नहीं पढ़ा, मैं बहुत मैं कानून का बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं अभी अपलोड हुआ तो मुझे भी नहीं मिला है, तब तक मैं शो में आ गया था, इसलिए आपके जानिब से जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों के जजमेंट अलग अलग हैं, दोनों के फैक्ट्स अलग अलग हैं, दोनों के पीछे पॉइंट्स अलग अलग हैं। कोहली ने क्या किया वकील, मैं आपको बता कि जो मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि घर के अंदर से ये मिला, घर के अंदर से वो मिला, घर के अंदर से कुछ नहीं मिला है, सब कुछ बाहर नालियों से मिला है, जो कि D5 और D6 किसका घर है ये भी आपको पता होगा, जो किडनी कांड में संलिप्त थे। किसी भी नर कंकाल के एब्डोमेन का हिस्सा कभी नहीं मिला, एक रत्ती नहीं मिला। कभी कुछ तो मिला होता क्या? पूरा बीच का एब्डोमेन खा गए? पंडेर की रिहाई कब हो रही है मनीषा जी? मैं इस बारे में जजमेंट ही नहीं है अभी तक, पंडेर की रिहाई कैसे हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, आपको माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। पूर्व जब नकवी साहब जुड़े हुए हैं। नकवी साहब, मनीषा जी ने बहुत सारी चीजों का पोस्टमार्टम कर दिया, साफ साफ बता दिया कि भाई कुछ था ही नहीं, वो सब तो मसला ही कहीं कोई उनको राहत ही मिलती रही और वो तो बाकायदे एक नागरिक की तरह उन्होंने सरेंडर किया और अंदर रहे। कोई अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, सवाल हो तो आप कर सकते हैं नकवी साहब। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल जो बाहर मनीषा जी जो है अपनी क्लाइंट के बारे में बोल रही है, वो कोहली के बारे में बिल्कुल नहीं बोली। तो कोहली का मामला तो इस वक्त उन्होंने भी इसको विड्रॉ कर लिया अपनी बात को, लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगा। नहीं, मनीषा जी कह रहे हैं कि भाई वो थे नहीं, ईश्वर की कृपा से वहां पर, और उनके घर में ये सब हो गया तो उसके गुनहगार उनको कैसे फांसी पे चढ़ा दोगे भाई? ये अब देखिए, ऐसा है कि जजमेंट मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी किसी भी की एक्ट की नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। क्रिमिनल लॉ में ये बात को वाइकेरियस लायबिलिटी, जो केस की रिपोर्टिंग हुई थी उसके अंदर पंडेर के बारे में कुछ नार्को टेस्ट में उसने कहा है, ये जो कोहली था, जो मैं अपनी मेमोरी से बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने सुनाया है, वो क्लिप हमने भी सुनाई है, आप बोलिए, बिल्कुल सही करें आप। जो चार्जशीट लगी है, जो भी पुलिस की चार्जशीट लगी है, वो आखिर बेसिस क्या था? कौन सा ऐसा एविडेंस थी जो लिंक कर रही थी पंडेर और कोहली को? दिस इज अ पॉइंट। मैं पूछना चाहूंगा कि किस एविडेंस पे कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया पंडेर के खिलाफ, इतना बताएं तो इसके बारे में फिर बात हो सकती है। मनीषा जी, कि किस बेसिस पर चार्जशीट लगी थी पंडेर? मैं आ रहा हूं, मैं श्रीवास्तव साहब कुछ कहना है। नकवी साहब, श्रीवास्तव साहब जो पूर्व प्रमुख सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीवास्तव जी बोलिए। ये जो नर कंकाल बरामद हुए थे, ये एविडेंस एक्ट की धारा 27 के अंतर्गत ये कोहली ने ही बताए थे, अपने आप डिस्कवर नहीं हुए थे। यह तो जो गिरफ्तार व्यक्ति थे उन्होंने बताए थे। श्री पंडेर को अपने घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इसको पूरी जानकारी थी, इसलिए आज कहना, यानी कि मेरे घर में मैं अपने नौकर को कह दूं कि हत्या कर दो और उसके बाद मैं चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, कोयम्बटूर चला जाऊं, कहीं चला जाऊं, तो यानी मैं दोषी नहीं होऊंगा। श्री पंडेर को पूरी जानकारी थी और ये उनके बयान में आया है कि उनको जानकारी थी। मनीषा जी कुछ कहना चाहेंगी? मनीषा जी कुछ कहना चाहेंगी? इसमें एविडेंस सेक्शन 106 आप ही जानते हैं, ये भी जानते होंगे कि 106 तब आता है जब एक्सक्लूसिवली मेरी जानकारी में बात हो, और उसके लिए भी प्रोसिक्यूशन को पहले। मनीषा जी रिपीट करिए, क्योंकि आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंची नहीं, रिपीट करिए किस सेक्शन की बात कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी सुन रहे हैं। बात ये कर रहे सर, ये कह रहे हैं कि ये आप नहीं मान सकते कि मेरे को जानकारी नहीं है। मैं इस वक्त कहा हूँ, मेरे को जानकारी है मेरे घर में क्या हो रहा है। अगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट है तो मुझे जानकारी होगी कि मेरे घर में क्या हो रहा है। मैं तो इस वक्त इलाहाबाद में हूँ, मैं तो नैनीताल की रहने वाली हूँ, मुझे कहाँ से पता होगा मेरे घर में क्या हो रहा है। मेरी बात सुनिए, अभी नहीं, मेरी बात सुन तो लीजिए, तो पूरी बात तो सुन लीजिए। श्रीवास्तव साहब, मनीषा जी को सुन लीजिए, मनीषा जी को सुन लीजिए, फिर हम आएंगे। सर, घर से अगर कोई चीज बरामद हुई हो, पूरी एविडेंस में पढ़ के मैं दोबारा इसी फोरम पे आने को तैयार हूँ। कहीं से कहीं तक कोई चीज घर के अंदर से नहीं बरामद हुई, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ
और ये चीज जो नर कंकाल है आ वो जाती है गोली के कहने सर, में वो बरामद बाहर हुए, नालियों से बरामद हुए सर, नालियों से बरामद हुए। ठीक है मनीषा जी मैं रोक रहा हूँ आपको, मनीषा जी रोक रहा हूँ। श्रीवास्तव जी वो कह रहे हैं नालियों से बरामद हुए हैं, उनके घर से कहाँ बरामद हुए हैं? हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ, ये तो उनके जो सिम कार्ड है नाली से बरामद हुआ, तब लिंक किया गया कोहली को। मनीषा जी कह रही हैं कि जो कंकाल हैं वो नालियों से बरामद हुए हैं, उनके घर से बरामद नहीं हुए तो कहां से दोषी हो गए वो? हालांकि कोर्ट, इसमें कोई बहुत लंबी बहस की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है और कोर्ट के निर्णय पर किसी को सवाल उठाने का हक नहीं। हम अभियोजन की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सवाल उठाने का हक है, जज साहब को क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है। कोर्ट पे मैं जजमेंट पे, आप या हमारे मित्र नकवी साहब बैठे हुए हैं, ये बताएंगे कि कोर्ट के जजमेंट पे मैं समीक्षा कर सकता हूं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो जो बाद में नर कंकाल निकले हैं, ये जब धारा 27 एविडेंस एक्ट के कहने पे निकले हुए हैं। कोई भी अपराधी, ठीक है श्रीवास्तव जी मैं लौटूंगा, मनीषा जी आप भी बने रहिए, नकवी साहब आप भी बने रहिए। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता दिल्ली जुड़े हुए हैं। शर्मा जी स्वागत, धन्यवाद, बहुत आभार आपका, आप जुड़े हुए हैं। मैं अब आलोक भदौरिया जी को लूंगा, संपादक पत्रकार। आलोक जी आप उस वक्त वहां संपादक थे और आपकी एक लंबी चौड़ी टीम इस पूरे कांड में रिपोर्टिंग में लगी हुई थी। अभी रिपोर्टिंग को लेकर भी सवाल उठे कि किस तरीके की रिपोर्ट की गई। भी जो पंडेर की वकील है मनीषा जी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रखा, जरा इस पर कुछ प्रकाश डालिए। और इस पूरे निर्णय पर जो आया है उस पर न्याय को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पीड़ित पक्ष भी कर रहा है कि उसको न्याय नहीं मिला है। आलोक जी। धन्यवाद दुर्गे जी। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि मीडिया ट्रायल तब हुआ था, आज भी हो रहा है, तो इसको दो तरीके से देखा जाए। क्या हम इसको भावनात्मक तरीके से देखें? तो अगर भावनात्मक तरीके से देखें तो भाई बिल्कुल सही है, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, चाहे कोर्ट ने बिल्कुल सही किया था, लोअर कोर्ट ने बिल्कुल सही किया था, तो ये कैसे हो गया, ये तो हो गया भावनात्मक मुद्दा। दूसरा मुद्दा होता है कि हम तथ्यात्मक आधार पे हम इसका विश्लेषण करें। अब सवाल ये है कि पुलिस किस तरीके से जांच करती है, ये कोई नया विषय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि पहला बड़ा मीडिया ट्रायल भारतवर्ष में, सबसे पहला मीडिया ट्रायल हुआ था नानावती वाले मामले में। ये नौसेना के बड़े अधिकारी थे और फिर उनका एक ट्रायल हुआ था उस दौर में, जिस जमाने में मीडिया ट्रायल नाम का शब्द ही नहीं था, तब उनका मीडिया ट्रायल हुआ। और इस बारे में भी मीडिया ट्रायल हुआ था। और मैं इसमें केवल एक रिपोर्टिंग पक्ष के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा विशेष तौर पर। रिपोर्टिंग का जो मुद्दा था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रिपोर्टर के मन में सवाल गायब हो गए, बिल्कुल सवाल गायब हो गए, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं। पुलिस ने जो बताया दौड़ के आया और धनाधन कंप्यूटर में उसने खबरें फाइल करनी चालू कर दी। कोई सवाल नहीं, पुलिस से कोई सवाल नहीं कि अगर आपने ऐसा कहा तो किस आधार पे कहा। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी रोचक जानकारियां मिल रही थी कि पिथौरागढ़ में ये होता है, फला जगह ये होता है, इन जगह इंसानों का मांस खाया जाता है, फला जगह ये होता है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि तमाम अखबार, तमाम मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो चाहे कोई हो, वो एक अपने जो मूलभूत जो एक जिम्मेदारी होती है, खबर की जो एक परिभाषा होती है 5W+H, उससे दूर चले गए। पहला तो ये मैं ये कहना चाहूंगा। तो हाँ, खबरें रोचक जरूर हो गई थी, पाठकों के लिए बड़ी रोचक हो गई थी। बड़े सुबह उठते ही सबसे पहले अखबार में सबसे पहले वही खबरें पढ़ी जाती थी। प्रिंट वाले भी बड़े खुश थे, सर्कुलेशन का सभी बड़ा अच्छा था, कोई कॉपी वापसी नहीं होती थी, सब कुछ होता था। मैं यहाँ ये सवाल नहीं करना चाहूंगा कि मीडिया ने क्या किया। मीडिया ने जो किया वो तो मालूम है, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल करना चाहूंगा। क्या पुलिस प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं है? मैं दरोगा स्तर की बात नहीं कर रहा, मैं एसीपी स्तर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बड़े स्तर की, कि जहां पर एसएसपी होते हैं, जहां पर आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं। क्या उन लोगों ने अपने तथ्यों को जो ये रखा, क्या उनको ये नहीं पता था कि इन तथ्यों में कितनी गहराई है, इनमें कितना आधार है, ये कितने कोर्ट के सामने, वकीलों के सवालों के सामने ये खड़े हो पाएंगे, अपने को साबित कर पाएंगे? सवाल तो ये है। मेरा मानना है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का ये एक लगातार अभाव पुलिस में दिख रहा है, वो बिल्कुल दिख रहा है। और ये रिपोर्टिंग का भी एक बड़ा अभाव उस समय था, वो आज भी है। आज भी खबर लेकर रिपोर्टर उड़ जाता है और अपनी जो एक जिम्मेदारी होती है कि खबर की सत्यता की पहचान करे, सत्यता की पड़ताल करे, उस जिम्मेदारियों से वो अपने को बरी समझता है। अब हम इसका मुख्य तौर पर ही आते हैं। अभी आप ये कह रहे हैं
कि हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया। मेरा मानना है कि हाईकोर्ट तो वही फैसला देता है ना जो लोअर कोर्ट में जो एविडेंस जो दाखिल कर दिए जाते हैं। हाईकोर्ट में आमतौर पे मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा, नए एविडेंस तो आते नहीं, तो वही एविडेंस आते हैं जो लोअर कोर्ट में होता है। वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है उसका विश्लेषण करना। अब सवाल है कि आप माननीय जज के आधार पर आप जज की मेधा के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं कि उसने ऐसा विश्लेषण क्यों किया। मैं इस सवाल पे नहीं जाता कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं आलोक जी, जज की मेधा पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं कि पुलिस ने खूब बजा करके जो भी उसने चार्जशीट पेश करी, उस चार्जशीट में क्या उसने पुख्ता आधार, जो भी आरोप लगाए, मैं कहता हूं आरोप लगाए गए जो भी है, सच्चाई है जो भी है, उसने जांच करी, क्या उसने उन जांच के आधार में एक अच्छे पुख्ता सबूत इकट्ठे किए? नहीं इकट्ठे किए। ठीक है। और जहां तक नार्को की बात है, नार्को को लेते हुए भी बहुत विवाद है। नार्को का बिल्कुल एडमिसिबल है, लेकिन नार्को में एक सवाल एक और खड़ा होता है कि जब वो आदमी, वो व्यक्ति जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, अगर क्या उसने अपनी स्वेच्छा से नार्को टेस्ट के लिए अनुमति दी है, यही एक बड़ा विवाद है। जी, मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूँ। हमारे साथ मुनेंद्र जुड़े हैं। मुनेंद्र, बहुत संक्षिप्त में, आप निठारी में उसी कोठी के सामने खड़े हैं, आज वहाँ का क्या माहौल है? अब बहुत सारे लोगों से आपने बात की, उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, और जो पीड़ित पक्ष है वो मोदी और योगी से न्याय की मांग कर रहा है। उसके लिए हम खेमचंद शर्मा के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले मुनेंद्र आपके पास आ रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज जिस समय वहाँ कवरेज के लिए हम पहुंचे तो पीड़ितों का एक पूरा हजूम वहां पर एकत्रित था, और इस पूरे फैसले से उनके अंदर निराशा की एक भावना देखी गई। उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि आज ये गरीब की बच्ची है, इसलिए ये डिसीजन आया। अगर ये किसी जज की बेटी होती या जज का कोई बच्चा होता है, किसी अमीर आदमी का बच्चा होता, तो शायद ये जजमेंट नहीं आता। तो जो निराशा की एक भावना देखी गई एक कानून के प्रति या न्याय के प्रति, वो उनके चेहरे से झलकती दिखाई दी। और मैंने कई लोगों से वहाँ बातचीत की, काफी लोग जो पीड़िताओं के जो यहाँ पे जिनके मर्डर हुए थे, उन्होंने एक बात कही कि जैसे भी वकील साहब ने कहा कि वहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, तो सबसे पहले जब वहाँ पे तफ्तीश की गई तो उन पीड़ितों के जो मृतक हुए वहाँ पर 19 बच्चे, उनके जूते, उनके कपड़े सीढ़ियों के नीचे पुलिस को मिले, जो कि बहुत सफाई के साथ में इस केस से पूरे पॉइंट को हटा दिया गया। जी हेमचंद शर्मा जी, अब आजकल लोग हमेशा से जहाँ से न्याय की उम्मीद होती है वहीं जाते हैं। निठारी के पीड़ितों ने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री से न्याय की उम्मीद की है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें न्याय दिलाओ, कुछ भी करो, क्योंकि बच्चे तो हमारे मरे हैं ना, ये तो झूठ नहीं है ना। अनम्यूट करिए शर्मा जी। आपको हाँ बोलिए कृपया। नमस्कार। ये घटना ऐसी है, जब भी हम सुनते हैं, जब भी याद करते हैं, तो पूरा दिलो दिमाग हिल जाता है। बहुत ही दुखद घटना है। बहुत सारे बच्चे मारे गए, बच्चे मरे हैं, ये भी सच है। बच्चे अभी तक नहीं मिले। और उस समय जो पुलिस सिस्टम था उत्तर प्रदेश का, उस समय जो प्रशासन था, हम सभी जानते हैं, तो जिसकी लाठी उसके भैंस के साथ में चलता था। और पुलिस तंत्र को हम लोगों ने काफी हद तक सही किया है, और अभी भी हम लगातार सही करते जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें थी जो करने की थी, जो अभी कर रहे हैं। और आपने जो कहा, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और योगी जी के पास सब लोगों ने गुहार लगाई है, और हमें पूरी उम्मीद है योगी जी और मोदी जी जो संभव होगा, जिस तरीके से संभव होगा, पूरी मदद की जाएगी। और दोषियों को सजा देने में जिस तरीके का भी प्रशासन काम कर सकता है, मदद कर सकता है। अभी आपने देखा, एजेंसी ने भी बोला है कि हम हाईकोर्ट में जाएंगे, वहां पर अपील करेंगे, वहां पर एविडेंस देंगे। तो इसमें पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि दोषी पकड़े जाने चाहिए। दोषी कौन है कौन नहीं है, ये तो कोर्ट बताएगा। अब इसमें जो पकड़े अभी तो ही है, वो छोड़ दिए जाएंगे। अब पकड़ने वाला मामला नहीं है शर्मा जी, अब तो वो छोड़ दिए जाएंगे। बहुत सारी भाई एक कोर्ट ने दोषी उनको किया, दूसरे ने कहा भाई बिल्कुल दोषी नहीं, सब मुकदमा ही खारिज किया, कहा फर्जी लेकर आए हो तुम लोग, सब भगाओ। बिल्कुल तुरंत सबको खारिज कर दिया, CBI, EBI, DBI सब खारिज कर दिया कोर्ट ने। इसमें सिर्फ मैं ऐसा समझता हूँ सिर्फ दो लोग नहीं, इसमें सिस्टम के लोग भी दोषी हैं, जो लगातार ये घटनाएं हो रही थी। और वहाँ पे 17 से तो आपके पास सिस्टम है। वकील जो थी वो धाड़ के करी थी। 2010 से न किसी मीडिया को चिंता हुई, न किसी नेता को चिंता हुई, न किसी सरकार को चिंता हुई। वो धाड़ के कर रही थी, और हमें भी गरिया रही थी, आपको भी गरिया रही थी।
नहीं, गरिया नहीं, उनका काम कह रही थी आज आपको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकर बैठ गए। कोई किसी को गरिया नहीं सकता, उनका अपना काम है। अब गरियाना ही भाषा है, और क्या। अब हम लोग अगर चोला ही ओढ़ लें कि हमको कुछ लगबे ना करे, कुछ अगर हमारे अंदर जुम्बिसी ना हो तो क्या कह सकते हैं शर्मा जी। व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में क्या आप अपनी सरकारों से, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, क्या सीबीआई को सरकारें आपकी कहेंगी कि वो जाएं सुप्रीम कोर्ट और इस मसले को देखें, क्योंकि बहुत बड़ा बीभत्स हैवानियत भरा कांड था। विश्वास दिला देता हूँ, जो पीछे जितनी भी गलतियां हुई और पिछले सिस्टम ने जितना भी इस केस को खराब किया, उसको जितना सुधारा जा सकता है, जितना रिपेयर किया जा सकता है, कोशिश की गई है, कोशिश ठीक बात है, ठीक बात है, हम लगातार कोशिश करेंगे। ठीक बात है। श्रीवास्तव जी, एक संक्षिप्त टिप्पणी 10 सेकंड की, चूंकि वक्त अब नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो विवेचना पे उंगली उठाई जा रही है, उसपे विश्वसनीयता पे उंगली उठाई जा रही है, कॉम्पिटेंस पे, वो शायद सही नहीं है। क्योंकि उस समय बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज जितने थे वो लगाए गए थे। ये सभी हिल गए थे इससे। सभी जब 18-19 लाशें मिलेंगी और गरीब बच्चों की मिलेंगी, सभी को पीड़ा होगी, सभी को दर्द होगी, सभी के बच्चे होते हैं। और इसमें जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स था वो लगाया गया था। आज वकील साहब की बात, श्रीमती भंडारी की बात मानी जा रही है, चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोसिक्यूशन जो है कम से कम कोर्ट ने तो मानी, हम लोग माने या ना माने, कोर्ट ने तो मानी श्रीवास्तव साहब। अब एक कोर्ट ने नहीं मानी, दूसरे कोर्ट ने मानी, तो यानी कि जो लोअर कोर्ट वाले हैं वो उनको फिर ट्रेनिंग पर जाना चाहिए, सीखना चाहिए कि एविडेंस का अप्रिसिएशन कैसे होता है। अब इसका जवाब नकवी साहब से ले लेते हैं। नकवी साहब ये इसका जवाब दे सकते हैं। नकवी साहब जल्दी से। मैं एक तो बात ये कहना चाहूंगा कि RM श्रीवास्तव साहब बहुत ही कॉम्पिटेंट और मशहूर ऑफिसर हैं अपने काम के लिए। एक तो बात मैं ये कहूंगा। दूसरा, मैं शेर पढ़ूंगा अली सरदार जाफरी का, जिससे शायद मैं अपनी बात कह पाऊं। तेग मुंसिफ हो जहां, दारो रसन हो शाहिद। तेग तलवार, तेग मुंसिफ हो जहां, दारो रसन हो शाहिद। बेगुनाह कौन है उस बस्ती में कातिल के सिवा। आज के दौर में ये जो शेर है ये बड़ा अपने आप में अप्लाई करता है। और जहां तक बात है सेक्शन 27 की बात करिए, एविडेंस एक्ट इज परफेक्ट है। आई टेल यू कि अगर उस कोहली ने लिंक किया है नार्को टेस्ट में और जो एविडेंस मिली है, मुझे याद है कि ये बात आई थी, ये बाद में भागा। ये जो पांडेर था ये बाद में भागा है, ये चला गया विदेश और ये बचता रहा। जो चीजें हैं, जुडिशियल सिस्टम हमारा, पुलिस सिस्टम, जज और प्लस पब्लिक सब मिला के जुडिशियल सिस्टम बनता है। आप पुलिस को कह के निकल सकते हैं क्योंकि आपका कंटेम्प्ट आपको लागू नहीं होता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है, हम लोग अगर पुलिस भी कंटेम्प्ट करने लगे तो उसको भी नहीं कहेंगे। इनको सही कह रहे हैं आप। आपको सजा हो सकती है, कोर्ट जेल भेज सकता है। देखिए इस चेन में सुप्रीम कोर्ट में जाके मुझे उम्मीद है कि न्याय होगा, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक बात है। आलोक जी नकवी साहब, माफी के साथ रोक रहा हूँ। आलोक जी 10 सेकंड में अंतिम टिप्पणी प्लीज। मैं कहूंगा कि एक चर्चित मामला था निठारी का। हाँ बिल्कुल चर्चित मामला था। ऐसा ही एक और चर्चित मामला हुआ था आरुषि तलवार का, वो भी नोएडा का था। क्या हुआ, देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी जिसको पिंजड़े में तोता बोला जाता है, क्या वो कहीं पहुंच पाई? इसलिए कॉम्पिटेंसी के सवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे ही ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी, मनीषा जी बहुत शुक्रिया, दुर्गा प्रसाद जी बहुत शुक्रिया, RM श्रीवास्तव जी बहुत धन्यवाद, खेमचंद जी बहुत धन्यवाद, नकवी साहब और आलोक भुदरिया जी आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। जाते जाते मैं यही प्रार्थना करूँगा सुप्रीम कोर्ट से, सिस्टम से, तंत्र से, सरकारों से कि जिनके बच्चे तो मरे हैं ना, उनकी लाशें तो मिली हैं, उनके अंग तो मिले हैं, क्या वो लौट आए क्या 70 साल में? इसकी जांच जरूर करवा लें और इस आधार पर अगर न्याय मिले तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।